वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि और आज हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में। मणिपुर वायलेंस, हिंसा जो आपको देखने को मिल रही होगी 2-3 महीने से ये लगातार चर्चा में है। और मुद्दा क्या है उसको लेकर हमारी डिलाइट आईएएस चैनल पे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है जो कीवी मैम ने दी है। कीवी मैम ने बताया है उसके बारे में कि क्या मुद्दा रहा है कुकी और मैतेई जनजातियों के बीच में। तो आपको यदि जानना है कि मुद्दा क्या है तो आप जाके हमारे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे बात करेंगे 3 महीने बाद भी जो चर्चा में है मणिपुर हिंसा से, जो चर्चा में आ रही हैं चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ज़ीरो एफआईआर, रूल 367 और रूल 176 राज्यसभा से जो कि संबंधित हैं। तो यदि हम बात करें मणिपुर के बारे में तो 3.5 महीने से ये लगातार यहाँ पे हिंसा देखने को मिल रही है। ठीक है, मणिपुर जल रहा है। इतनी बुरी तरह की घटना यहाँ पे देखने को मिल रही है कि क्या ही कहें उसके बारे में। इतनी शर्मनाक चीज़ें देखने को सामने आई हैं कि हम उसको बयां भी नहीं कर सकते हैं। आप सभी इस चीज़ से अवगत होंगे ही। 3 महीने से मणिपुर इतनी बुरी तरह से जल रहा था जिसको राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने दोनों ने इग्नोर किया है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हद तक एक लिमिटेड चीज़ें हो रही थी। लेकिन जैसे ही एक वीडियो वायरल हुआ, आप सभी को पता होगा, एक शर्मनाक और जघन्य चीज़ जो कि हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को शर्मसार करती है। इतनी बुरी चीज़ें हमारे देश में हुई हैं कि जिसने सभी को क्या कह सकते हैं कि सभी के अंदर एक आग सी जगा दी है ना। सभी को झकझोर के रख दिया इस वीडियो ने। आप सभी जानते होंगे कि दो लेडीज़ को, दो गर्ल्स को, एक 20 एज की और एक 40 एज की, न्यूडिटी के साथ उनको भरे लोगों में, इतनी सारे लोगों में बहुत बुरी तरीके से अपमानित किया गया है, जो कि हमारे समाज के लिए कलंक के रूप में है। कलंकित करता है हमारे भारतीय समाज को, जो अपनी संस्कृति के लिए देश भर में, विश्व भर में जाना जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो मणिपुर में आई हैं सामने, उस वीडियो के बाद सभी नेताओं की आंखें खुली हैं, सभी सरकारों की आंखें खुली हैं। कुछ हद तक वहाँ की राज्य सरकारें जो हैं, मणिपुर की राज्य सरकार और वहाँ की मुख्यमंत्री से तो इस्तीफा तक भी मांग लिया गया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसको लेकर राज्यसभा में मानसून सत्र चल रहा है। उसमें इस मुद्दे को लेकर चर्चा के बारे में बातें की जा रही हैं कि आप इनको इस पर चर्चा कीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसको लेके कुछ नियम हैं 267 और नियम 176 जो कि राज्यसभा में हमें सुनने को लगातार मिल रहे हैं। तो ये क्या है, इनके बारे में देखें तो नियम 267 जो है वो एक नियमों का निलंबन करने वाला नियम है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे, पहले आप एक समरी समझ लीजिए। और ये जो 176 है यह अल्पकालीन चर्चा के लिए, मतलब कि यह एक ऐसा नियम है कि राज्यसभा में अल्पकालीन चर्चा के लिए यह नियम लागू किया जाता है कि इस नियम के तहत किसी भी एक टॉपिक पे, किसी भी एक मुद्दे पे अल्पकालीन चर्चा होगी, यानी कि 2.5 घंटे की चर्चा ही आप कर सकते हैं। इसी के खिलाफ, इसी को निलंबित करने के लिए विपक्ष पार्टी या विपक्ष के जो लोग हैं, सरकार के विपक्ष के जो लोग हैं, वो नियम लागू करवाना चाह रहे हैं 267 जो कि नियमों का निलंबन करता है। तो ये दोनों ही ये बहुत ज़्यादा मुद्दे चल रहे हैं, तो इन पे बात कर लेते हैं। नियम 267 क्या है? इस नियम के अनुसार नियम 267 नियमों के निलंबन से संबंधित है और इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई सदस्य ये प्रस्ताव रखना चाहता है कि उस दिन या परिषद के समक्ष सूचीबद्ध व्यवसाय से संबंधित प्रस्ताव के लिए किसी विशेष नियम को निलंबित कर दिया जाए। इस चीज़ को समझें कि जैसे कि 176 के तहत सरकार ने बोला है कि हम मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सिर्फ 2.5 घंटे। ठीक है, इस पर 2.5 घंटे, क्योंकि 176 नियम 176 के तहत 2.5 घंटे मेंशन होता है। ठीक है, कि हम 2.5 घंटे ही चर्चा कर सकते हैं। लेकिन वहीं विपक्ष जो है, विपक्ष कह रहा है कि इतना बड़ा मुद्दा है और इतना भयावह चीज़ें हुई, इतनी शर्मनाक चीज़ें हुई हैं, मणिपुर जल रहा है,
वहाँ पे लोग मर रहे हैं, एक दूसरे को मारा जा रहा है, आप इतने बड़े मुद्दे को सिर्फ 2.5 घंटे में निपटाना चाह रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत चीज़ हो गई। तो विपक्ष का कहना ये है कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं, हमें ये नहीं चाहिए, और हम नियम 267 के तहत इस नियम को ख़त्म करते हैं, इस नियम के निलंबन के लिए आग्रह करते हैं। ठीक है, और इसको यदि हम हटाने की बात करें तो संसद में एक सदस्य के पास मुद्दे को उठाने और सरकार से जवाब मांगने के कई तरीके होते भी हैं, और इसको यदि हम हटाने की बात करें तो यदि आप 176 को, या कोई सांसद 176 को हटाने की जैसे कि विपक्ष मांग कर रहे हैं, तो उसको लिखित तौर पर, या जो वहाँ पे स्पीकर होते हैं, सभापति होते हैं, उनकी अनुमति पर ही आप इसको हटवा सकते हैं। तो ऐसा भी नियम है। चलिए इनके बारे में अच्छे से डिटेल से जान लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में तो आ गया होगा कि नियम 267 क्या है और नियम 176 क्या है। तो 176 को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए नियम 267 लाया गया है विपक्ष के द्वारा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो ये जो चीज़ है, कोई भी सांसद 267 का जो नियम है, कोई भी सांसद शून्यकाल के दौरान मुद्दे को सदन में उठा सकता है। वहीं हर दिन 15 सांसदों को शून्यकाल में अपनी पसंद या काम से जुड़े मुद्दे को उठाने की अनुमति भी होती है। ठीक है, आगे देखें तो प्रश्नकाल के दौरान सांसद किसी भी मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ये नियम 267 का मेंशन किया गया है। वहीं नियम 267 के तहत यदि कोई चर्चा बहुत महत्व रखती है तो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा के लिए अन्य सभी कार्यों को भी रोका जा सकता है। तो नियम 267 नियमों का निलंबन तो करता ही है, साथ ही यह भी कहता है कि यदि बहुत बड़ा राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, जैसे कि मणिपुर का मुद्दा है, ठीक है, मणिपुर का जो मुद्दा है, विपक्ष का मानना है और सभी का मानना है कि बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसकी चर्चा करने के लिए अन्य सभी कार्यों को रोक दिया जाए नियम 267 के तहत। ठीक है, नियम 267 के तहत। ठीक है, आगे देखें तो 176 क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो विभिन्न सदस्यों द्वारा नियम 176 के जरिए मणिपुर के मुद्दों पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की गई थी। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये अल्पकालिक है, अर्थात लघु अवधि की है। ठीक है, लघु अवधि आप 2.5 घंटे से ही समझ सकते हैं कि कितने ही देर की ये चर्चा का, ठीक है, ये टाइम देता है। तो ये सिर्फ 2.5 घंटे की होती है। यह अल्पकालिक चर्चा की मांग करती है। वहीं नियम 176 किसी विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता है, और जो कि 2.5 घंटे की होती है, 2 घंटे 30 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। चर्चा के लिए यदि आप बात करें कि चर्चा के लिए यदि आप सिफारिश करते हैं तो आपका जो नोटिस होगा वो लिखित होगा, और साथ के साथ एक शर्त और शामिल होती है कि नोटिस के साथ कारण भी शामिल उसमें होना चाहिए कि क्यों इस नियम के तहत हम इस मुद्दे पर चर्चा करें, और साथ के साथ इसमें 2 सदस्यों की सिग्नेचर भी शामिल होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है आपकी नियम 176 के अंतर्गत। बाकी देखें तो अत्यावश्यक सार्वजनिक मामलों को उठाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नियम 176 अत्यधिक सार्वजनिक मामले को उठाने के लिए, और ये सार्वजनिक मामला ही है जो कि मणिपुर में देखने को मिला है, और ये 2.5 घंटे के अंदर सीमा है, इसको आप 2.5 घंटे से ऊपर कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें लिखित सूचना और व्याख्यात्मक की आवश्यकता होती है, और कम से कम 2 हस्ताक्षर वाला नोट होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने रिपीट कर दिया है 2 बार। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समय सीमित चर्चा की अनुमति देता है, और बाकी बात करें तो तत्काल जनता को संबोधित करने की सुविधा यह प्रदान करता है। ठीक है, वहीं जो नियम 267 है, यह नियमों का निलंबन करता है। किसी विशिष्ट को प्राथमिकता देने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सामान्य स्थगित कर चर्चा को यह स्थगित कर देता है। आगे बात करें तो अध्यक्ष की इसमें सहमति होती है। हमने इन सब चीज़ों पे बातें कर ली, 2 बार हमने इस पे रिपीट कर लिया है, इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है, तो आपसे कहीं भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात करें अब कि 267 को लेके जो पहले भी बहुत सारे राज्यसभा में पिछले जो मामले हुए हैं, जो सभापति ने दिए हैं,
किन किन सभापति ने कौन कौन से मामले और क्या क्या अनुमतियां उनमें दी हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं। तो शंकर दयाल शर्मा ने वर्ष 1990 से 92 के बीच इसलिए इसके तहत 4 चर्चाएं करने की अनुमति दी थी। ठीक है, 267 के तहत 4 चर्चाएं करने की अनुमति दी थी। वहीं दूसरा, भैरव सिंह शेखावत ने राज्यसभा की सभापति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2004 में एक वर्ष में 3 बार नियम लागू किया था। ठीक है, 2021 के एग्जाम में कुछ ऐसी चीज़ें क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी की तरफ से, जो ऐसी ऐसी चीज़ें लाते हैं कि इनके द्वारा, इन अध्यक्ष के द्वारा ये अनुमति लागू की गई थी, या फिर ये कहा गया था, इतने टाइम पीरियड दिया गया था। तो ये चीज़ें ना आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। 2013 से 16 तक सभापति के रूप में रहे हामिद अंसारी ने नियम 267 के तहत 4 चर्चा को अनुमति दी थी। ठीक है, तो ये हो गए इन नियमों से संबंधित राज्यसभा के पिछले कुछ मामले। ठीक है, आगे देखें तो 267 के तहत और भी चीज़ें बात करें। इसका उद्देश्य क्या है, तो निर्दिष्ट को प्राथमिकता देना इसका उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो ज़ीरो एफआईआर के बारे में बात करें कि ज़ीरो एफआईआर क्या है, जो कि मणिपुर वायलेंस से, हिंसा से बहुत ज़्यादा संबंधित रही है। और जब से वो वीडियो वायरल हुआ है जघन्य अपराध का, शर्मनाक अपराध का, तब से ज़ीरो एफआईआर चर्चा में लगातार आ रहा है। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं ज़ीरो एफआईआर क्या है। तो बात करें इस ज़ीरो एफआईआर की, तो मणिपुर में जो ये वीडियो वायरल हुआ है इस जघन्य अपराध को लेकर, 2.5 महीने यानी कि 4 मई को ये अपराध हुआ था, ये चीज़ें देखी गई थी, लेकिन उसमें ज़ीरो एफआईआर जो थी वो तभी ही दर्ज करा दी गई थी। लेकिन फिर भी ज़ीरो एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी वहाँ की पुलिस ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद ही पुलिस एक्शन में आई, जिसको देखकर पता चलता है कि वहाँ की जो पुलिस थी वो इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर कितनी गंभीर थी और कितनी गंभीर नहीं थी। ठीक है, इतना बड़ा एक अपराध हो रहा है और आपके पास शिकायत भी दर्ज होती है, लेकिन आप उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी ये एक लूप हो जाता है, एक गलती है वहाँ की पुलिस की। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई तो सब चीज़ें एक्शन में आने लगी। ठीक है, तो चलिए बात करें ज़ीरो एफआईआर की कि क्या है। तो एफआईआर के बारे में जाने तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट। अब बात करें ज़ीरो एफआईआर की कि ज़ीरो एफआईआर क्या है। तो जब एक पुलिस स्टेशन को किसी अन्य पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किए गए कथित अपराध के बारे में शिकायत मिलती है तो वह एफआईआर दर्ज करता है और इसे आगे जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर देता है, जिसे ज़ीरो एफआईआर कहते हैं। अब इस चीज़ को आप समझें कि यदि एक मामला आपके दिल्ली में देखें, तो यदि एक मामला दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोई अपराध हुआ है, ठीक है, यानी कि आप सोचें फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लड़की को किडनैप कर लिया जाता है, किसी जैसे कि राजेंद्र नगर में, ठीक है, यहाँ पे किसी लड़की को किडनैप कर लिया गया, लेकिन वो वहाँ से छूटकर भागकर वहाँ पर वापस वहाँ नहीं जा सकती पुलिस स्टेशन में, वो भागकर किसी और जगह पे जाके यानी कि रमेश नगर में आप कह सकते हैं, वहाँ पे उसने भाग के जाके रिपोर्ट दर्ज करा दी। ठीक है, ये क्षेत्र में नहीं आता, रमेश नगर के क्षेत्र में राजेंद्र नगर नहीं आता, लेकिन फिर भी ज़ीरो एफआईआर पे ये लोग यहाँ पे इसको एफआईआर को दर्ज करने के लिए यहाँ पे मजबूर हैं और इनका ये अनिवार्य है कि वो इस ज़ीरो एफआईआर को दर्ज करें ही करें। ठीक है, इस एफआईआर को दर्ज करें और दर्ज करने के बाद संबंधित क्षेत्र यानी कि यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई है तो वो यहाँ के स्टेशन के पास इस शिकायत को जल्दी से जल्दी पहुँचा देने का कार्य करते हैं और यह कार्य वहाँ के पुलिस अधिकारियों के हाथ में होता है कि वो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी संबंधित क्षेत्र के थाना के अध्यक्ष के पास पहुँचा दे। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है ज़ीरो एफआईआर का, जो कि चर्चा में है। तो इसका उद्देश्य है पीड़ित को दर दर भटकना नहीं पड़ता है, यानी कि अगर वो इस क्षेत्र में है तो वो यहाँ से भी अपनी एफआईआर दर्ज करा के अपने साथ हुए
अपराध के बारे में या अपने साथ हुए अपराध को लेकर न्याय मांग सकता है। ठीक है, तो पीड़ित को दर दर भटकना नहीं पड़ता और त्वरित कार्रवाई होती है और जल्दी ही समाधान भी होता है और पुलिस एक्शन में भी आती है। बहुत तेज़ी से इसमें एक्शन में पुलिस को आना पड़ता है। अब बात करें कि ज़ीरो एफआईआर कैसे कैसे मामलों में दर्ज कराई जा सकती है। तो संज्ञेय अपराध की श्रेणी वाले सभी आपराधिक मामलों में ज़ीरो एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य होता है और कोई भी पुलिस इसको मना नहीं कर सकती है। आगे देखें तो ज़ीरो एफआईआर ये सुनिश्चित करती है कि पीड़ित को जल्दी से जल्दी उसकी कार्रवाई, उसके साथ जो अपराध हुआ है उसकी कार्रवाई हो। ठीक है, आगे देखें तो ये जो है, ये जो ज़ीरो एफआईआर है कब आई, तो ये ज़ीरो एफआईआर जब से वो निर्भया वाला कांड हुआ था तब से ये चर्चा में आई है ज़ीरो एफआईआर। ठीक है, तो ज़ीरो एफआईआर को लेके और थोड़ी चीज़ें जानें। तो ज़ीरो एफआईआर दर्ज कराना क्यों ज़रूरी होता है, तो संज्ञेय अपराधों की श्रेणी यानी कि जघन्य अपराध जैसे कि रेप हो गया, किडनैप या फिर महिलाओं के साथ कुछ भी, या फिर किसी का कत्ल कर दिया, किसी को मार दिया, इस तरह की जघन्य संज्ञेय अपराधों की श्रेणी वाले सभी आपराधिक मामलों में पुलिस को तुरंत ज़ीरो एफआईआर दर्ज करनी होती है और इसके अलावा केस ट्रांसफ़र करने से पूर्व ही मामले की जांच भी शुरू कर देनी होती है ताकि जो शुरुआती सबूत होते हैं वो नष्ट ना हो। ठीक है, और कोई उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। तो इस तरह की चीज़ें ज़ीरो एफआईआर में देखने को मिलती है। और यदि आप ज़ीरो एफआईआर में जहाँ पे आपने एफआईआर दर्ज कराई है वहाँ से यदि आप पुलिस अधिकारियों से उस एफआईआर की कॉपी भी मांगते हैं तो वो भी आपको निःशुल्क उनको देनी होती है। ठीक है, उसके लिए भी आपसे कोई शुल्क नहीं ले सकते, कोई भी थाना अध्यक्ष या कोई भी पुलिस अधिकारी आपसे कोई शुल्क नहीं ले सकते। और जिस थाने में इस प्रकार की शिकायत दर्ज होती है वह थाना अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट के साथ बाद में घटना स्थल से संबंधित थाने में केस ट्रांसफ़र करता है और यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ज़ीरो एफआईआर कहलाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस क्लास में इतना ही। हमने बहुत सारे मेन इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा की है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग और ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल डिलाइट आईएएस, जहाँ पे आपको इस वीडियो का लिंक भी मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि हमने हमारे चैनल पे वीडियो आई है और कुछ करंट से रिलेटेड चीज़ें और बाकी बीपीएससी प्रोग्राम जो डिलाइट आईएएस द्वारा चलाया जा रहा है, यदि आप उससे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़िए और उस चीज़ का लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच।